हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 2 से 3 पार्ट में पढ़ाऊँगी। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुई थी और इसमें लोगों के साथ क्या जुल्म हुए थे कि उन्हें रिवोल्ट करना पड़ा, किस तरह से उन्हें इक्वलिटी मिली, बराबरी का हक, अपॉर्चुनिटी मिली, और किस तरह से वहाँ मोनार्की डैट मीन्स राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र धीरे धीरे आ गया, डेमोक्रेसी वहाँ फ्रांस में आ गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग को क्या हुआ था फ्रांस में। वहाँ पे 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में किंग लुइस, जो कि वहाँ फ्रांस के राजा थे, उन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को सिटी में एंटर करने के लिए कहा, और ऐसी अफवाह फैली भी थी कि राजा ने इन ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को लोगों पे गोलियां चलाने के लिए ऑर्डर की है। इस वजह से लोगों में डर बन गया था और 7,000 मेन और वुमेन, मर्द औरत 7,000 लोग टाउन हॉल में इकट्ठे हो गए और उन्होंने जनसेना का गठन करने का फैसला किया और ज़बरदस्ती वे शासकीय इमारतों में, यानी जो सरकारी बिल्डिंग्स थी वहाँ वे घुस आए, जिनमें से एक था बेस्टिल फोर्ट का प्रिजन, दैट मीन्स जेल, जिसमें उन्होंने इसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, बर्बाद ख़त्म कर दिया, और यहाँ से जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उन्होंने उन्हें निकाल दिया। और रिवोल्ट्स का कारण क्या था? तो बहुत सारी कारण थी, जैसे कि उनकी जो खाने पीने की चीज़ थी, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे थे और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ रहा था। तो ये सब कुछ रीजंस थे जो मैं आगे डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम वहाँ की सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसी थी और उनमें कौन कौन लोग आते थे। तो फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे जो अपर क्लास के लोग थे उन्हें क्लर्गी कहा जाता था, डैट मीन्स जो पादरी होते हैं, जो चर्च में रहते हैं या चर्च की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये सबसे अपर कास्ट, या जिस तरह से हमारे इंडिया में है 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है इंडियंस को उनके काम के अकॉर्डिंग। ब्राह्मण्स, सबसे पहले ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्यास और फिर शूद्रास। तो उसी तरह से वहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्लर्गी थे, पादरी। सेकेंड में नोबेलिटी, यानी जो कुलीन लोग जो होते हैं, जो राजा के दरबार में काम करते हैं, ऊंचे पदों पे होते हैं, वे। और थर्ड स्टेट थी सबसे छोटे लोग के, सबसे लोअर लोगों के लिए, जिसमें आते थे ये भी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, थर्ड स्टेट भी। सबसे पहले होते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, लॉयर्स, वकील, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते थे छोटे मोटे, वे। और इनसे भी छोटे होते थे फार्मर्स और आर्टिशन, शिल्पकार वगैरह। और उनसे भी समाज के सबसे निचले दर्जे के लोग होते थे ये स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास ज़मीन भी नहीं होती थी, और सर्वेंट्स जो नौकर चाकर होते थे, जो किसी मास्टर के अंडर काम करते थे। तो रिवोल्ट का रीज़न था टैक्स को लेकर, हाई प्राइसेस को लेकर, क्योंकि हाई प्राइसेस जो होती, टैक्स जो होती थी, वो सिर्फ उनको चुकाने का ज़िम्मा थर्ड स्टेट पे था, थर्ड स्टेट के लोगों पे था, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को बर्थ के अकॉर्डिंग उन्हें छूट थी, टैक्स उन्हें नहीं पे करना था। लेकिन टैक्स पे करने की पूरी जिम्मेदारी थी ये थर्ड स्टेट में जो आते हैं लोअर लोग, इन सब पे। तो 1774 में लुइस 16, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी के थे, और
1774 में 1774 में लुई 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी के थे राजा, वे मात्र 20 साल की उम्र में वे गद्दी पर बैठे थे और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुई थी। जब वे गद्दी पर बैठे थे तो जो ट्रेजरी था, यानी खजाना, जो सरकारी खजाना आप कह सकते हैं, वो बिल्कुल खाली उन्हें मिला था और फ्रांस बहुत ही बड़े कर्जे में था, कर्ज में। और कर्ज का कारण क्या था कि ये बहुत ज़्यादा वार में लगे रहते थे। फ्रांस बहुत दिनों से वॉर में इन्वॉल्व था और फिर वहाँ पे अचानक से पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी। 1715 में जो वहाँ की पॉपुलेशन थी मात्र 2.3 करोड़, जो अचानक से बढ़ के 1789 में हो गई थी 2.8 करोड़। और बहुत ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व रहती थी फ्रांस, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, और जिसमें कि इन्होंने अपने ब्रिटिश जो ब्रिटेन है, ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन था फ्रांस का। और ये जो भी कॉलोनियाँ ब्रिटेन के अंडर थी उन्हें वे छुड़ाते थे, ब्रिटिश लोगों से छुड़ाते थे। जैसे कि अमेरिका की 13 कॉलोनियों को इन्होंने ब्रिटिश लोगों से छुड़ाया, ब्रिटेन से छुड़वाया। तो इस तरह के बहुत सारे, उस समय इंडिया में भी एक वॉर चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के बीच, वांडीवॉश का युद्ध, वॉर ऑफ वांडीवॉश। तो इस तरह से और भी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ब्रिटेन का कब्ज़ा था वहाँ पे फ्रांस लोगों को उनसे छुड़वा रहा था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डेब्ट में आ गया फ्रांस और पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी थी काफ़ी। और जो उनका स्टेपल फूड था ब्रेड, जिस तरह से हम चावल रोटी खाते हैं रोज़ का हमारा जो खाना है, उस तरह से फ्रांस का उस समय खाना ब्रेड था, जो कि काफ़ी इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी और इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा घट गया था। और प्रोडक्शन घटने की वजह से इनका डिमांड ये इनकी जो प्राइस थी वो बहुत ही बढ़ गई थी। यानी उन्हें अब खाना अपना जो वो खाते हैं ब्रेड, उस वो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाने के कारण वे भूख से मरने लगे। और उनकी जो सैलरीज थी, जो सबसे लोअर लोग हैं, फार्मर्स हैं, आर्टिशंस हैं, ये लेबरर्स जो हैं, सर्वेंट्स हैं, इनका जो सैलरीज थे जिन मास्टर्स के अंदर वे काम करते थे, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। और इनका जो स्टेपल फूड था ब्रेड, इसका भी रेट हाई हो गया था और टैक्स इन्हें पे करना था जो अलग ही। तो इस तरह से, और कभी कभी उसी बीच अगर ड्राउट आ गया, यानी सूखा और ओले पड़ गए, हेल आ गया, तो बहुत ही मतलब स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी फ्रांस की, जिसे कि हम सबसिस्टेंस क्राइसिस का नाम देते हैं। डैट मीन्स जीविका संकट, यानी जीने की जो मूलभूत ज़रूरत होती है हमारा, रहन, रोटी, कपड़ा, मकान, तो उनकी रोटी पर आफत आ चुकी थी। और इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अचानक से 1789 को 14 जुलाई की मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे कि इस समय एक नए क्लास का जन्म हुआ जिसका नाम है मिडिल क्लास। एक तो ये है ही सबसे अपर लोग, कलरगी और नोबेलिटी, और ये है सबसे लोअर लोग, फार्मर, लेबरर्स, सर्वेंट्स। लेकिन एक बीच के एक लोग जो हैं, जो बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ये ना ही बहुत रिच थे और ना ही बहुत ही ये पुअर थे। तो ये सब ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे और ना ही पुअर। ये ट्रेड बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे विदेशों से, और उन जो सिल्क और उल वगैरह वो बेचते थे, उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने दौलत कमाई थी, जो कि उन्होंने ये इस रिवोल्ट के टाइम में छोटे लोगों की मदद करने के लिए और रिवोल्ट को और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद की लोग हैं। और इसी वर्ग को कहा जाता है मिडिल क्लास, जो कि काफ़ी एजुकेटेड होते थे और रिच भी, जिनमें मर्चेंट्स, बिजनेसमैन और लोअर और गवर्नमेंट वर्कर्स आते थे। और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी प्रभावित थे इस आइडिया से
इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी के आइडिया से, जो कि एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कुछ फिलोसफर्स थे उस समय, जॉन लॉक, जिनकी बुक का नाम है टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट, जैक्वेस रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो ये सब कुछ फिलोसफर्स थे उस ज़माने के, जिनकी सोच आज की डेमोक्रेसी में जो है थिंकिंग हमारी वो थी। तो इसी से प्रभावित हुए उस समय के मिडिल क्लास के लोग। जॉन लॉक का ऐसा मानना था कि राजा जो होता है, किंग, वो वही सुप्रीम पावर नहीं होता है, वो एक गॉड के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ नॉट लाइक अ गॉड। और उसके पास ही सारी शक्तियाँ नहीं होती है कि वो किसी को कुछ भी अपने पावर के ज़रिए से कर दे। और जॉन जैक्वेस रूसो का ये मानना था कि हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी आज की डेमोक्रेसी है, जिसमें हम यहाँ की जनता और उसके रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच कुछ एग्रीमेंट किए जाते हैं कुछ वक्त के लिए। जिस तरह से हम वो जो वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर वो 5 इयर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर अगर हम उन्हें वोट ना दें तो फिर वो हट जाते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एग्रीमेंट ही तो है। तो इसी तरह से यही थिंकिंग थी रूसो की। आगे एक और फिलोसफर है फेमस, मॉन्टेस्क्यू, जिनकी किताब है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनका जो हमारा डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसी से हमारा डेमोक्रेसी मेनली बना है। तो ये थिंकिंग मॉन्टेस्क्यू की थी। तो ये सब थिंकिंग से मिडिल क्लास काफ़ी प्रभावित थे, और वे ऐसे ही सरकार फ्रांस में भी बनाना चाहते थे, और इसी को वे डिस्कस करने लगे थे। हर जगह यही बातें डिस्कस होने लगी थी, वहाँ की कॉफ़ी हाउसेस, सैलून, बार्बर शॉप्स, मार्केट, हर पब्लिक प्लेस में, ताकि लोगों के बीच ये भावना आए, ये राजतंत्र के वे खिलाफ़ हों, क्योंकि वहाँ के राजा उन पे काफ़ी जुल्म कर रहे थे, टैक्स वगैरह को लेके, हाई प्राइसेस को लेके, जो कि बेकार था। वे वार में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, फिर अपने महल के खर्चे को निकालने के लिए हर तरीके से वे अपने थर्ड स्टेट को, थर्ड सोसाइटी का जो थर्ड स्टेट सबसे निचला दर्जा, उन लोगों को काफ़ी तंग कर रहे थे। तो इससे उनके मन में रिवोल्ट की भावना पैदा हुई, और वे डेमोक्रेसी को अपनाना चाहने लगे। तो इस तरह से जो अनपढ़ लोग थे, उनके लिए उन्हें भी पता चले इस आइडिया के बारे में कि डेमोक्रेसी कुछ चीज़ होती है, अपॉर्चुनिटी कुछ चीज़ होती है, इक्वलिटी कुछ होती है। इन सब के बारे में उन्हें कैसे पता चले, तो वे ये सब चीज़ें जो हैं पब्लिक प्लेसेस में ज़ोर ज़ोर से पढ़ी जाने लगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स के थ्रू, ताकि उन अनएजुकेटेड लोगों को भी इनके बारे में पता चले। तो फ्रेंड, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें कि मैं आगे रिवॉल्यूशन किस तरह से रिवोल्ट हुआ, और इसमें वुमेन की क्या भूमिका थी, स्लेवरी किस तरह से वहाँ पे ख़त्म हुई, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।